ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड F7 का करने जा रहे हैं, दैट इज IAS 12 इनकम टैक्सेस। ये स्टैंडर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन आता है फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन आपके पास आता है, उसके अंदर लाजमी जो है वो IAS 12 की एडजस्टमेंट होती है। तो ये आप समझ लें कि वहां से तो आपको ये इजी मार्क्स जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरा, आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस क्वेश्चंस के अंदर भी इसके आने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। सो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे स्टैंडर्ड को हम, फाइनल अकाउंट्स में भी आएगा और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो फाइनल अकाउंट्स में तो आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस क्वेश्चंस में आएगा तब भी वहां से आपके पास इजी मार्क्स होंगे। और ये दोनों में एक ही तरह का क्वेश्चन आता है, फाइनल अकाउंट्स में वो एडजस्टमेंट की फॉर्म में आ जाता है और ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस में वो एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाता है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, देयर इज नो डिफरेंस इन द कॉन्सेप्ट। IAS 12 के अंदर दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक आपके पास है करंट टैक्स और एक आपके पास है डिफर्ड टैक्स। थोड़ा सा भी मैं आपको पहली स्लाइड पे एक बैकग्राउंड दे दूं ताकि आपको पूरे लेक्चर के अंदर ये पता हो कि हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है। देखिए, जब आप कंपनीज की बात कर रहे हैं, जब आप कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कंपनी ने, कॉर्पोरेशंस ने टैक्स पे करना है, जिसको हम कहते हैं कि कॉर्पोरेशन टैक्स पे करना है, या कंपनी ने अपनी इनकम पे टैक्स पे करना है, तो आप कह रहे हैं कि सिंपल इनकम टैक्सेस हैं, इनकम पे कर रही है कंपनी अपनी। लेकिन कंपनी जो है वो यूजुअली डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर टैक्स पे कर रही होती है। यानी डिफरेंट जो पेमेंट्स की उनके पास टाइप्स अवेलेबल होती हैं टैक्स लॉ की तरफ से, कि आप क्वार्टरली पेमेंट्स कर लें, आप सेमी एनुअली पेमेंट्स कर लें, लेकिन वो टैक्स इन एडवांस जा रहा होता है कंपनी का। अब जब कंपनी टैक्सेशन इन एडवांस पे कर रही होती है, तो जाहिर बात है कंपनी उस टैक्स को एस्टिमेट कर रही होती है और उसको हम करंट टैक्स प्रोविजन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी 2021 चल रहा है और मेरी कंपनी ने 2021 का टैक्स पे करना है, लेकिन इन एडवांस पे करना है। तो जाहिर बात है, अब जब एडवांस में पे करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आने से पहले मुझे टैक्स फोर्सी करना पड़ेगा। और जब मुझे टैक्स की फिगर फोर्सी करनी पड़ रही है, तो ये मेरा एक बेस्ट एस्टिमेट होगा। और बेस्ट एस्टिमेट में कितना ले सकता हूँ कि आप पिछले साल मैंने कितना प्रॉफिट किया था और कितना मेरा टैक्स बनता था, उसी की बेसिस पे मैं इस साल भी एक टैक्स फिगर अज्यूम कर लूंगा। सो करंट टैक्स की वो फिगर है जो कि हम क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। और जब एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, तो जाहिर बात है एक्चुअल की फिगर डिफरेंट हो सकती है, या तो वो फिगर मैंने टैक्स की ज्यादा रिकॉर्ड कर ली होगी, या वो टैक्स की फिगर मैंने कम रिकॉर्ड कर ली होगी। यानी करंट टैक्स की फिगर विल गिव राइज टू अंडर और ओवर प्रोविजन, जिसकी हम आगे जाके फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब आ जाते हैं डिफर्ड टैक्स पे। ये डिफर्ड टैक्स उन लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा, वैसे तो सबको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि जिन लोगों ने आप F6 का पेपर टैक्सेशन का पढ़ा हुआ है। देखिए, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप एक्रूअल्स बेसिस पे बनाते हैं, ऐसा ही है। यानी मिसाल के तौर पे वो एक्सपेंस भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, क्योंकि एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू विच दे रिलेट्स। इसी तरीके से आपने बहुत सारी इनकम भी आपने ऐसे रिकॉर्ड की हुई है जब तक आपको रिसीव नहीं, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम आपकी ड्यू हो गई, रिसीव नहीं हुई, आपने इंटरेस्ट इनकम को रिकॉर्ड कर लिया। रेंटल इनकम आपकी ड्यू होगी, रिसीव नहीं हुई, तो रेंटल इनकम को आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब टैक्सेशन अथॉरिटी जो है वो चलती है कैश बेसिस पर। आपने तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर वो एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर लिए जो अभी तक पे नहीं हुए, वो इनकम भी रिकॉर्ड कर ली जो अभी तक रिसीव नहीं हुई। टैक्सेशन अथॉरिटी ऐसे नहीं चलती, वो चलती है कैश बेसिस पर। भाई कि उन एक्सपेंसेस की बात करेंगे जो पे हो चुके हैं, उन इनकम्स की बात करेंगे जो रिसीव हो चुकी है। इसी तरीके से नॉन कैश एक्सपेंसेस हम नहीं देखेंगे। मिसाल के तौर पे आपने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, तो क्या डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट आपकी कोई पेमेंट हुई है, कोई आउटफ्लो हुआ है? नहीं, वो तो आपने एक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट की हुई है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, तो वो टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को भी नहीं मानते। हाँ, उसकी जगह एक और आपको सोल्यूशन दे देते हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कैपिटल अलाउंस बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोविजंस में आपने क्या किया हुआ है कि आपका एक आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल है, और आपने उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, डेबिट किया हुआ है, प्रॉफिट और लॉस को क्रेडिट किया हुआ है, लायबिलिटी को। टैक्स वाले उस प्रोविजन को भी नहीं मानते कि यार इसके अगेंस्ट तो भी आपका आउटफ्लो नहीं हुआ,
तो इसका मतलब है कि हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है वो कैलकुलेट किया हुआ था अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट की और फिर एक टैक्स की परसेंटेज ले ली कि भाई ये हमारा टैक्स बनता है। टैक्सेशन अथॉरिटी उस टैक्स को नहीं मानती, वो कहते हैं कि जी इसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे रिगार्डिंग, हमारे मुताबिक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आपकी की हुई एडजस्टमेंट और टैक्सेशन अथॉरिटी की एडजस्टमेंट, यानी आपकी की हुई वर्किंग और टैक्सेशन अथॉरिटी की वर्किंग में आ जाएगा फर्क। उसकी वजह से आपके टैक्स में टेम्परेरी डिफरेंसेस आ जाएंगे। टेम्परेरी हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आज मैंने एक आउटफ्लो रिकॉर्ड किया हुआ था कि होना है और उसकी बेसिस मैंने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई थी, टैक्स वाले कहते हैं जी हम इस प्रोविजन को नहीं मानते जब तक ये आउटफ्लो हो नहीं जाता, तो आज नहीं तो कल वो आउटफ्लो हो ही जाना है। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ डिफरेंस आएगा ये टेम्परेरी होगा और एक टाइम पे आके सेटल हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेरी डिफरेंसेस की वजह से टैक्स की इंप्लीकेशंस अराइज होंगी उनको हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स। तो याद रखिएगा कि दो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। एक आपके पास है करंट टैक्स। करंट टैक्स का सिंपली मतलब क्या है कि ये इस साल की जो करंट टैक्स की प्रोविजन है, यानी करंट टैक्स का जो एक्सपेंस है, और जब ये एस्टिमेट हो रहा है और जब एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होगा तो दिस विल गिव राइज टू अंडर या ओवर प्रोविजन, जिसकी हम अभी आगे जाके एडजस्टमेंट्स करेंगे। और दूसरा आपके पास एक डिफर्ड टैक्स है जो कि अराइज होगा ड्यू टू द डिफरेंसेस बिटवीन द वर्किंग ऑफ कंपनी एंड द टैक्सेशन अथॉरिटी। कंपनी ने डिफरेंट वर्किंग की हुई है, टैक्सेशन अथॉरिटी ने डिफरेंट वर्किंग की हुई है। टैक्सेशन अथॉरिटी बहुत सारे फिगर्स को नहीं मानती, इसलिए वो कंपनी को कहेंगे कि नहीं भाई इसकी वजह से हम ये टैक्स नहीं, ये टैक्स बनेगा। तो जब आपसे वो टैक्स की एडजस्टमेंट्स करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका और उनके दरमियान टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, वो टेम्परेरी डिफरेंस है, वो हल हो जाएगा। उसकी वजह से आपके पास डिफर्ड टैक्स की कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अराइज होंगे। अब स्टार्ट हम कर रहे हैं जनाब करंट टैक्स। करंट टैक्स is the amount of income taxes payable or recoverable in respect of the taxable profit or loss for a period। अभी आपको बताया ये बात कि लेट्स अज्यूम मैं 2021 की बात कर रहा हूं, तो 2021 के अंदर मुझे अपनी एक टैक्स की फिगर को एस्टिमेट करना है। 2021 के अंदर मुझे अपनी टैक्स की फिगर, क्योंकि यूजुअली कंपनीज पे टैक्स इन एडवांस। इनफैक्ट कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स इन एडवांस। तो जब कंपनी ने एडवांस के अंदर टैक्स पे करना है और एडवांस टैक्सेशन चल रही है, तो इसका मतलब है कि ये तो नहीं हो सकता कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनेगी, फिर टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एडजस्टमेंट होगी, फिर टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एक फिगर एग्री हो जाएगी, फिर हम जाके पे करेंगे। नहीं भाई, टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है इतना टाइम नहीं है हमारे पास, एडवांस में टैक्स पे कर दो, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे, बाद में देखेंगे एक्चुअली कितना टैक्स बनता है, फिर आपने जो एस्टिमेट किया होगा उस एक्चुअल को कंपेयर कर लेंगे, जो भी अंडर ओवर प्रोविजन की एडजस्टमेंट होगी वो फिर अगले साल उसको डील कर लेंगे, अगले साल के टैक्सेशन के अंदर उसको डील कर लेंगे। So at the end of the period, yeah, at the period end, an estimated amount is therefore accrued based on the year profit. एस्टिमेटेड अमाउंट का मतलब ये कि इसको हम कहते हैं कि ये करंट टैक्स प्रोविजन है। ठीक है, करंट टैक्स प्रोविजन, और ये एक आपका बेस्ट एस्टिमेट होता है, बेस्ट एस्टिमेट, और कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स की बेसिस पे हम इस साल का टैक्स भी एस्टिमेट कर लेते हैं, या पिछले साल इतना प्रॉफिट था तो इतना टैक्स बना था, इस साल भी ऑलमोस्ट इतना प्रॉफिट होगा तो इतना टैक्स बन जाएगा। और एक्रूड का मतलब ये है कि पहले वो ड्यू हो जाता है तो पहले हम एंट्री क्या पास करते हैं, डेबिट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, और क्रेडिट कर लेते हैं टैक्स पेबल को, यानी पहले हम उसको लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और जब वो पे हो जाता है तो फिर हम एंट्री क्या कर लेते हैं, फिर हम एंट्री कर लेते हैं डेबिट टैक्स पेबल, और क्रेडिट कर देते हैं हम कैश या बैंक को। अभी मैंने आपको बताया कि
ये आपने टैक्स एस्टिमेट किया है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स की बेसिस पे। अब जब आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, फिर टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ आप डिफरेंट टैक्सेबल एडजस्टमेंट्स करेंगे, फिर आपका एक टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एग्री हो जाएगा, वो आपका एक्चुअल टैक्स होगा जो कि इस पर्टिकुलर ईयर का बनता है। लेकिन टैक्स तो आप इन एडवांस पे कर चुके हैं बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। तो जब एक्चुअल टैक्स कैलकुलेट होगा तो उसको एस्टिमेटेड के साथ जब कंपेयर करेंगे तो पता ये चलेगा कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल 100% आपने एग्जैक्टली टैक्स करेक्टली एस्टिमेट किया था। हो भी सकता है एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होगा। तो जब आप एस्टिमेटेड टैक्स को कंपेयर करेंगे किस चीज के साथ, एक्चुअल टैक्स के साथ, तो फिर आपके पास दो सिनेरियोज आ जाएंगे। एक आपके पास आ जाएगा अंडर प्रोविजन और एक आपके पास आ जाएगा ओवर प्रोविजन। सो दो चीजें हैं, एस्टिमेटेड टैक्स जो कि आपने रिकॉर्ड किया था, और जो आपका एक्चुअल टैक्स अब टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एग्री हो चुका है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये सिनेरियो आ जाएगा अंडर और ओवर प्रोविजन का। So when the tax is actually paid some months later, it is unlikely to be the same amount as that accrued. ये बेसिकली तो यहाँ पे ये इस हवाले से बात कर रहा है कि पहले आपने टैक्स एक्रू कर लिया, बाद में पे डिफरेंट किया। बिल्कुल यही बात हो रही है कि पहले हम टैक्स एक्रू करते हैं फिर पे करते हैं, लेकिन जब ये अंडर ओवर प्रोविजन का तब पता चलेगा कि जब आपका एक्चुअल टैक्स टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ एग्री हो जाएगा। An over or under provision is therefore left on the tax payable account. ओवर प्रोवाइडेड किसे कहते हैं? ओवर प्रोविजन। ओवर प्रोविजन का मतलब यह है कि टैक्स आपका कम बनता था, आपने ज्यादा टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। An over provision arises where the actual tax is less than the estimated tax. कैसे पता चलेगा? सवाल के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमें ट्रायल बैलेंस दिया होगा, अगर ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बताता नहीं है। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर सिंपली कहता है कि ये जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैलेंस दिया हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स अंडर और ओवर प्रोविजन। अंडर और ओवर प्रोविजन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि अगर वो क्रेडिट साइड पे है टैक्स तो ये ओवर प्रोविजन है। इसी तरीके से अगर वो डेबिट बैलेंस है ट्रायल बैलेंस के अंदर, मैं करंट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये करंट टैक्स की वजह से जो टैक्सेशन पे डिफरेंसेस आ रहे होंगे, ये डिफर्ड टैक्स की बात नहीं मैं कर रहा। याद रखिए अभी हम करंट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं कि वो आपसे क्या है कि द बैलेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट्स अंडर और ओवर प्रोविजन। तो ये मैं बात करूं करंट टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये डिफर्ड टैक्स में नहीं। डिफर्ड टैक्स की और नेचर है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो अगर आपने ज्यादा टैक्स बुक कर लिया था, एक्चुअल टैक्स आपका कम बना है, तो इसका मतलब है ओवर प्रोविजन का केस है। अगर वाइस वर्सा है कि आपने कम टैक्स बुक किया था और टैक्स एक्चुअली आपका ज्यादा बना है, तो ये अंडर प्रोविजन का केस है। कैसे पता चलेगा? सिंपली आपको एग्जाम के अंदर वो ट्रायल बैलेंस देता है, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में भी, और यूजुअली एमसीक्यूज में एक्सट्रैक्ट्स दे देता है ट्रायल बैलेंस के। तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस की दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो अगर ये आपका टैक्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है ओवर प्रोविजन को। और अगर ये टैक्स का बैलेंस वो आपको कह रहा है डेबिट साइड पे आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अंडर प्रोविजन को। अब कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही लॉजिकली सोच लें कि अगर आपने अंडर प्रोवाइड किया था यानी कम टैक्स रिकॉर्ड किया था, तो बस क्या करेंगे, अब टैक्स चार्ज को बढ़ा देंगे। अगर आपने ज्यादा टैक्स रिकॉर्ड कर लिया था तो अब टैक्स चार्ज को कम कर लेंगे। सिंपल सी बात ये है। तो ओवर प्रोविजन क्या हो जाएगा? ओवर प्रोविजन से आप अपने करंट टैक्स को कम कर लेंगे, अंडर प्रोविजन से करंट टैक्स चार्ज को बढ़ा देंगे। This reduces the following year tax charge in the income statement. This increases the following year tax charge in the income statement, यानी statement of profit or loss. जब आपको पता चल जाए कि यार पहले से ओवर प्रोविजन आ रही है, तो अब जो इस साल का टैक्स है उसको रिड्यूस कर दो उस अमाउंट से। अगर आपको लगता है कि अंडर प्रोविजन आ रही है, तो इस साल के टैक्स को उसकी वजह से बढ़ा दो। सिंपल सी बात है। एग्जांपल देखते हैं। Rombeld's tax department has estimated the tax charge for the year ended 31st December 2008
as 36,780. Estimated the tax charge for the 31st December. अब ये करंट ईयर टैक्स है, करंट ईयर टैक्स प्रोविजन, इस साल का जो इन्होंने टैक्स एस्टिमेट किया है, करंट ईयर टैक्स प्रोविजन। कैसे पता चला? खुद उसने बताया। Tax department has estimated the tax charge for the year ended 31st December 2008 और year ended उनका 31st December 2008, तो ये इस साल का जो उनका एस्टिमेट है वो है 36,780। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। There is currently a credit of 1630 on the tax payable account. अब आपको पता है क्रेडिट बैलेंस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट करता है ओवर प्रोविजन को, भी मैंने बताया। तो ओवर प्रोविजन का मतलब है कि आपने टैक्स ज्यादा बुक कर लिया था, तो अब ओवर प्रोविजन करंट ईयर टैक्स चार्ज को रिड्यूस कर देता है। तो आप क्या करेंगे? 1630 जो है वो इसमें से लेस कर देंगे। अब ये जो अमाउंट आएगी ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज अ टैक्स एक्सपेंस चली जाएगी, और ये जो करंट ईयर टैक्स प्रोविजन है ये अकॉर्डिंगली आपकी करंट लायबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। सो अगले पेज पे इसका सोल्यूशन है। हमारे पास इस साल का टैक्स एक्सपेंस था 36,780, पिछले साल से एक ओवर प्रोविजन आ रही थी, ओवर प्रोविजन टैक्स चार्ज को कम कर देती है, तो ये टैक्स एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, और ये जो आपके पास इस साल की टैक्स प्रोविजन है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ करंट लायबिलिटी। एक और एग्जांपल देखते हैं। Simple has estimated its income tax liability for the year ended 31st December 2008 as 1,80,000. 31st December 2008 में जो उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी उसने एस्टिमेट किया, अगेन जब भी लफ्ज एस्टिमेशन आ रहा है तो उसका मतलब है ये करंट टैक्स प्रोविजन थी। In the previous year, the income tax liability had been estimated at 1,50,000. Current tax provision, करंट टैक्स प्रोविजन यानी इस साल का जो टैक्स एक्सपेंस है जो उन्होंने एस्टिमेट किया है वो उनके पास है सिंपली 1,80,000। प्रीवियस ईयर का जो करंट टैक्स प्रोविजन था वो था, पिछले साल जो उन्होंने टैक्स फोर्सी किया था, एस्टिमेट किया था, 150 किया था। सही है। कहते कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस दैट विल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008, इस साल का पूछ रहा है। If the amount that was actually agreed and settled with the tax authority in respect of 20X7 was 1,65,000 and 1,40,000, अगर पिछले साल का जो एक्चुअल टैक्स निकालें वो 165 हो तो इसका मतलब है दो सिनेरियोज हमारे पास आ रहे हैं। कहता कि पहले आप अज्यूम करें कि जो आपका पिछले साल का एक्चुअल टैक्स था वो 165,000 था। तो अगर ये अज्यूम कर लें तो इसका मतलब है कि पहले सिनेरियो के अंदर हमारे पास अंडर प्रोविजन आ रहा है कितने का? 150 और 65,000 का डिफरेंस कितना आ गया? ये आपके पास 1,65,000 1,50,000 का डिफरेंस 15,000। पहले सिनेरियो के अंदर 15,000 की अंडर प्रोविजन थी क्योंकि उन्होंने जो टैक्स एस्टिमेट किया था वो 150 किया था, जबकि एक्चुअल टैक्स बना 165, तो 15,000 की हो गई अंडर प्रोविजन। और अगर अंडर प्रोविजन होगी तो अंडर प्रोविजन के केसेस में ये जो 15,000 है ये ऐड हो जाएगा 180 के अंदर, और इस साल की जो आपके टैक्स की फिगर बन जाएगी वो बन जाएगी 195,000। दूसरे केस में आपका उसने कहा कि अगर 140,000 का एक्चुअल टैक्स हुआ, तो अगर 140 को हुआ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 10,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था टैक्स, तो 10,000 जो है ये सिंपल आपकी ओवर प्रोविजन थी, और ओवर प्रोविजन जो है वो करंट ईयर टैक्स चार्ज को क्या कर देती है? कम कर देती है। तो अगर अंडर प्रोविजन का केस हुआ तो 1,95,000, क्योंकि अंडर प्रोविजन करंट ईयर टैक्स चार्ज को बढ़ा देती है, क्योंकि आपने टैक्स 15,000 से कम रिकॉर्ड किया था, अब इस साल 15,000 से बढ़ा दो। और अगर 10,000 है तो इसका मतलब ओवर प्रोविजन है, ओवर प्रोविजन करंट ईयर टैक्स चार्ज को रिड्यूस कर देती है, तो आपके आंसर आना चाहिए 1,70,000। सो देखें इधर हो जाएगा आपका 1,95,000 और इधर हो जाएगा आपके पास 1,70,000।
ऑलराइट जी, अब हम डिस्कस करेंगे डिफर्ड टैक्स। अब नाम से ही जाहिर है हम डिफर्ड करना किसे कहते हैं कि यार इस काम को डेफर कर दो, इस काम को आगे ले जाओ, पेंडिंग कर दो। इसका मतलब है कि ये वो टैक्स है जो कि अपने वक्त से थोड़ा आगे चला गया, डिफर हो गया, डिफर्ड टैक्स। अब ये डिफर्ड टैक्स है क्या, ये डेफर्ड या डिफर्ड व्हाटएवर यू प्रोनाउंस इट, ये है क्या चीज? देखिए सिंपल लफ्जों में मैंने अभी आपको बताया कि ये दो चीजों की वजह से अराइज हो रहा है, दो चीजों में डिफरेंस की वजह से अराइज हो रहा है। एक आपके पास है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं तो वो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होते हैं एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट की बेसिस पर। ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हैं, ये जो आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट करते हो, ये आप कैलकुलेट करते हो एक्रूअल्स बेसिस पर। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड टू व्हिच दे रिलेट्स एंड नो कैश बेसिस शुड बी फॉलोड। इसमें ऐसी इनकम भी रिकॉर्डेड है जो रिसीव नहीं हुई, इसमें ऐसे एक्सपेंसेस भी रिकॉर्डेड है जो पे नहीं हुए, इसमें ऐसे एक्सपेंसेस भी जो रिकॉर्डेड हैं जो कि नॉन कैश हैं, जिस तरह डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसमें ऐसे एक्सपेंसेस भी रिकॉर्डेड हैं जो कि प्रोबेबल हैं कि आउटफ्लो होगा। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटी चलती है टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे, कि हमने आपसे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं लेना बल्कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स लेना है। जब टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स लेना है तो इसका मतलब है कि ये चलते हैं कैश बेसिस पर, कि हम उन इनकम को मानेंगे जो कि रिसीव हो चुकी है एक्चुअली, हम उस एक्सपेंस को मानेंगे जो कि एक्चुअली पे हो चुका है और वो कैश एक्सपेंस है। सो भाई अब ये इन दोनों में डिफरेंस आ गया कि हम चल रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे, वो चल रहे हैं कैश बेसिस पे। हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए हैं, उन्होंने टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किए हुए हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे और उनकी फिगर्स में आ जाएगा डिफरेंस। उस डिफरेंस की वजह से टैक्सेशन में आ जाएगा डिफरेंस, बट ये डिफरेंस टेम्परेरी होगा, एक पॉइंट पे आके सेटल हो जाएगा। उस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से टैक्स के कंसीक्वेंसेस अराइज होंगे और उस टैक्स को हम कहते हैं डिफर्ड टैक्स। So the estimated future tax consequences of transactions and events recognized in the financial statements of the current and previous period। याद रहे कि ये जो deferred tax है ये क्या है, the difference between two figures या difference due to two figures। अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे, दैट इज द डिफर्ड टैक्स। इसकी छोटी सी एग्जांपल, मैंने अभी आपको कहा कि यार जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो आपके पास डेप्रिसिएशन को नहीं मानती। एक एसेट आपने परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी $100,000, उसकी यूजफुल लाइफ थी लेट्स अज्यूम 5 इयर्स। अब अगर आप बात करें डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, 100,000 डिवाइड बाय 5, तो जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपके पास आ जाएगी $20,000 पर एनम। तो पहले साल की वर्किंग आपकी क्या होगी, आप लेंगे सिंपली कॉस्ट, कॉस्ट आपके पास है 100,000, आप इसमें से सिंपली लेस कर देंगे क्या चीज, डेप्रिसिएशन, जो कि आपके पास है 20,000। तो 1 लाख में से जब आप 20,000 लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपली 80,000। जब 80,000 आ जाएगा तो ये 80,000 क्या है, ये 80,000 कैरिंग वैल्यू है। टैक्सेशन अथॉरिटी डेप्रिसिएशन को नहीं मानती, डेप्रिसिएशन की जगह वो आपको एक टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं, जिसको जिन्होंने F6 पढ़ा हुआ है तो उनको पता है कि इसको हम कैपिटल अलाउंस कहते हैं। और इसकी जो परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है। अब लेट्स अज्यूम उन्होंने आपको 50% अलाउ कर दिया, 50%
टैक्स डेप्रिसिएशन। अब क्या होगा, अब जरा टैक्स टैक्स वालों के हिसाब से फिगर कैलकुलेट कर लेते हैं। 100,000 और लेस क्या करेंगे, 50%। 50% कितना बनता है, 50,000। और अब ये कैरिंग वैल्यू 80,000 आई थी। अब टैक्स बेस यानी टैक्स वालों ने जो फिगर बताई है उनकी वजह से जो हमारे पास फिगर आ रही है वो आ रही है 50,000। समझाना मैं एक बात चाहता हूं, हम एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करने जा रहे थे, हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करने जा रहे थे 20,000 का। टैक्सेशन अथॉरिटी ने हमसे कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करवाया, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं, जस्ट टैक्स पर्पस के लिए। हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करने जा रहे थे डेप्रिसिएशन का 20,000। उन्होंने कहा कि नहीं, ये डेप्रिसिएशन हम नहीं मानते, इसकी जगह आप टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें 50,000। अब देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स अज्यूम मेरा प्रॉफिट था 2 लाख। लेट्स अज्यूम मेरा प्रॉफिट था 2 लाख। 2 लाख में से पहले मैं 20,000 लेस करता तो 1,80,000 ये रिमेनिंग प्रॉफिट होता। इस 1,80,000 की एक परसेंटेज लेट्स अज्यूम मुझे टैक्स पे करना होती। अब क्या हो रहा है, अब इस 2 लाख में से मुझसे टैक्सेशन अथॉरिटी कितना लेस करवा रही है, 50,000। अब 50,000 लेस करने के बाद कितना प्रॉफिट बच जाएगा, 150। 150 को मैं टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो टैक्स आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं कहां पर टैक्स ज्यादा आता, 180,000 को जब मैं टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई करता यहां ज्यादा आता या 150,000 से आता, 150,000 वाला तो कम आएगा। तो आज टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से मैं कम टैक्स पे करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली चाहे ये 50% से ऐसे डेप्रिशिएट हो या 20% से ऐसे डेप्रिशिएट हो, ये एक ना एक दिन तो फुली डेप्रिशिएट हो जाना है। तो आज टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से मुझे कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन ये जब टेम्परेरी डिफरेंसेस सेटल हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली तो बात वहीं आ जाएगी। तो चूंकि आज टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से टैक्स कंसीक्वेंसेस ये आ रहे हैं कि आज मैं कम टैक्स पे कर रहा हूं, लेकिन इसका टैक्स कंसीक्वेंस तो फ्यूचर में आएगा ना। तो जब आज उनकी बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से मैं कम टैक्स पे कर रहा हूं, तो ये जो टैक्स है इसको मैं डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लूंगा, क्योंकि जब फ्यूचर में ये एडजस्टमेंट उनके साथ मेरी सेटल हो जाएगी तो फिर तो मुझे अल्टीमेटली वही टैक्स पे करना है। एक एग्जांपल दी है मैंने आपको जो कि मशहूर एग्जांपल है, कि ये एग्जांपल को इस तरह समझें कि भाई टैक्सेशन अथॉरिटी फिगर्स को नहीं मानती, उसकी जगह आपको अपनी फिगर सजेस्ट करती है। अब उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे कि या तो आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा। इस सवाल में ऐसा हुआ कि कम पे करना पड़ा। मैं आपको ज्यादा वाला सिनेरियो भी बता देता हूं। मिसाल के तौर पे यही 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है और इसमें आपने एक प्रोविजन रिकॉर्ड की है। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, डेबिट प्रॉफिट और लॉस, क्रेडिट प्रोविजन आपने पढ़ा हुआ है, 37। हम हमारी कंपनी पर एक केस हुआ है और एक्सपेक्टेड है कि 50,000 का आउटफ्लो होगा। तो हमने वो 50,000 कर दिया डेबिट प्रॉफिट और लॉस और क्रेडिट प्रोविजन, हमने ये 50,000 लेस कर दिया, इसको ऑलरेडी एक्सपेंस ट्रीट कर दिया और 1,50,000 प्रॉफिट निकाल लिया। इस 1,50,000 की एक परसेंटेज हम लेंगे तो टैक्स निकल आएगा, होना ऐसा चाहिए था। अगर टैक्सेशन अथॉरिटी ना होती तो फिर टैक्स किसको पे करते, चले। लेकिन टैक्सेशन अथॉरिटी ने जनाब बीच में जंप मारी और कहा कि भाई ये 50,000 पे कर दिया आपने। हमने कहा नहीं, पे तो नहीं किया, एक्सपेक्टेड है। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड है तो फिर इसका मतलब है कि हम इसको नहीं मानते, इसको दोबारा वापस ऐड करो, 50,000 को ऐड करो। अब उन्होंने हमसे इसको ऐड बैक करा लिया, अब आ गया 2,50,000। अब इसकी परसेंटेज में मल्टीप्लाई करूंगा तो टैक्स आ जाएगा। अब बताएं टैक्स कहां पे ज्यादा आएगा, अगर मैं 150 को टैक्स से परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूं या 250 को। जाहिर बात है 250 को जब मैं टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करूंगा तो ज्यादा टैक्स आएगा। तो आज टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। यानी टैक्स कंसीक्वेंसेस ये हैं
कि टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से आज मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन कल को ये आउटफ्लो हो ही जाएगा। जब कल को ये आउटफ्लो हो जाएगा तो टैक्सेशन अथॉरिटी उसको मान लेगी और फिर जो उनके और मेरे दरमियान डिफरेंसेस थे वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये टेम्परेरी डिफरेंसेस हैं। तो आज मैंने उनकी बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से जब ज्यादा टैक्स पे किया तो फिर मैं इस डिफरेंस को डेफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा कि कल को जो फ्यूचर में वो मान लेंगे तो उसके टैक्सेशन अकॉर्डिंगली सेटल हो जाएगी। इसी तरीके से आज टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से मैंने कम टैक्स पे किया, लेकिन कल फ्यूचर में जब इनके साथ मेरे ये डिफरेंसेस सेटल हो जाएंगे तो फिर मुझे वो टैक्स उतना ही पे करना पड़ेगा जितना बनता है। तो ये जो डिफर्ड टैक्स है ये सिर्फ टैक्स कंसीक्वेंसीज हैं। ये टैक्सेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है कि या तो आज आप टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से ज्यादा टैक्स पे कर दोगे, तो अगर आज ज्यादा पे कर लिया लेकिन कम पे करना चाहिए था, कोई बात नहीं, आज इसको डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लो, कल को फ्यूचर में एडजस्टमेंट हो जाएगी, बराबर हो जाएगा सब कुछ। आज आपने उनकी वजह से टैक्स कम पे किया तो फिर लेकिन करना तो उतना ही था, लेकिन ये तो एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा है, तो आज इसको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करो। तो ये डिफर्ड टैक्स जो है, ये जो डिफर्ड टैक्स है, ये जो हम टैक्स कंसीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, दिस विल गिव राइज ईदर टू द डिफर्ड टैक्स एसेट कि अगर टैक्सेशन अथॉरिटी की वजह से आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो आज हम उसको डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे, या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी कि अगर टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से हमने कम टैक्स पे किया तो आज हम उस डिफरेंस को टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। सो ये सिंपली कॉन्सेप्ट है आपके पास डिफर्ड टैक्स का। अब हमारे पास है जनाब परमानेंट डिफरेंसेस और टेम्परेरी डिफरेंसेस। मैंने अभी आपको बताया डिफरेंसेस अराइज क्यों होंगे। ये डिफरेंसेस अराइज होंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस की वजह से। यानी जब दो बैलेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हमने अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट किया है, और एक टैक्सेबल प्रॉफिट जो टैक्सेशन अथॉरिटी हमें बता रही है कि आप इस तरह एडजस्टमेंट्स करके ये टैक्सेबल प्रॉफिट निकालें। F6 जिन्होंने पढ़ा है वो उनको पता चल गया होगा कि हम क्या करते थे, अलाउएबल डिडक्टेबल की एडजस्टमेंट्स हम करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट का डिफरेंस की वजह से आपके पास ये डिफरेंसेस अराइज हो गए। अब कुछ ऐसी एडजस्टमेंट्स होंगी जो टैक्सेशन अथॉरिटी कभी भी नहीं मानेगी, ना आज ना कल। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगी, कुछ ऐसे बैलेंसेस होंगे जिनको टैक्सेशन अथॉरिटी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी टैक्स पर्पस के लिए, इसको हम सिंपली कह सकते हैं द बैलेंसेस which the tax authority will never ever accept for tax purpose। ना आज ना कल उन्होंने ये आपके साथ मानना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, लेट्स अज्यूम एक एक्सपेंस है स्टाफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। अब ये लेट्स अज्यूम एक आइटम है स्टाफ एंटरटेनमेंट, स्टाफ के एंटरटेनमेंट पे आपने खर्चा किया, जो आपका एम्प्लॉइज है, स्टाफ है। टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है जी ये इसको हम कभी भी टैक्स अलाउएबल नहीं मानेंगे, यानी ये इस फिगर को आप टैक्स पर्पस के लिए एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जब नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि ये वो एडजस्टमेंट है जो टैक्सेशन अथॉरिटी और मेरे दरमियान कभी भी सेटल नहीं होनी। इसकी इसी इसी तरह की बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो वो बैलेंसेस, वो आइटम्स, वो ट्रांजैक्शन जो टैक्स अथॉरिटी ने कभी नहीं मानने कि भाई हम इसको टैक्स पर्पस के लिए कंसीडर करेंगे, उनके उनकी वजह से जो डिफरेंस अराइज होता है परमानेंट डिफरेंस, और परमानेंट डिफरेंस की हम कोई अकाउंटिंग नहीं करते। देयर इज नो अकाउंटिंग, नो अकाउंटिंग ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस। हाँ, हम करते हैं टेम्परेरी डिफरेंसेस की। यानी ये जो टेम्परेरी डिफरेंसेस, तभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कैपिटल अलाउंसेस और डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन
वर्सेस टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से जो डिफरेंस अराइज होगा ये टेम्परेरी है। वो हम 20% पे लेट्स अज्यूम डेप्रिशिएट करें, 50% पे करें, अल्टीमेटली एसेट तो पूरे डेप्रिशिएट हो जाना है। आज वो प्रोविजन को नहीं मान रहे, कल मान लेंगे जब एक्चुअली आउटफ्लो हो जाएगा, तो टेम्परेरी डिफरेंस है। हम जो अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं हमेशा वो टेम्परेरी डिफरेंसेस की करते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस की अकाउंटिंग परफॉर्म नहीं करते। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या होते हैं? टेम्परेरी डिफरेंस अराइजेस व्हेन एन एक्सपेंस इज अलाउड फॉर बोथ टैक्स एंड अकाउंटिंग पर्पस बट विद इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। इससे सिंपल डेफिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। तो इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन हो नहीं सकती टेम्परेरी डिफरेंसेस की। क्या लिखा हुआ है कि अ डिफरेंस arises when an expense is allowed for both tax and accounting purpose। जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की ना कि यार प्रोविजन को जो हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, फॉर एग्जांपल प्रोविजन, ये प्रोविजन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में भी रिकॉर्ड होगा, टैक्स पर्पस के लिए भी रिकॉर्ड होगा, लेकिन फर्क सिर्फ टाइमिंग का है, बट विद डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। हम इसको जब पे ना भी हुआ हो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और टैक्सेशन अथॉरिटी कहती है कि जब एक्चुअली आप आउटफ्लो ही आपका हो जाएगा तब आप रिकॉर्ड करना। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट डेफिनेशन है टेम्परेरी डिफरेंसेस की। टेम्परेरी डिफरेंस अराइजेस when an expense is allowed for both tax and accounting purpose। दोनों के कैलकुलेशन में हम भी उसको रिकॉर्ड करेंगे, टैक्सेशन अथॉरिटी भी उसको कंसीडर करती है, मानती है, लेकिन फर्क सिर्फ आएगा टाइमिंग डिफरेंस, यानी डिफरेंट पीरियड में रिकॉर्ड होगा। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट और लायबिलिटी in the statement of financial position and its tax base। An asset or liability is tax base is the amount attributable to that asset or liability for tax purpose। देखिए सिंपल, हम जो फिगर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज द कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। टैक्स पर्पस के लिए जो फिगर कैलकुलेट होती है उसको बोलते हैं टैक्स बेस। जिस तरह अभी मैंने कॉस्ट में से अभी आपको एग्जांपल करके दिखाई थी कि कॉस्ट में से जब मैंने डेप्रिसिएशन लेस की तो कैरिंग वैल्यू आई, कैरिंग अमाउंट आ गई, और कॉस्ट में से जब मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन लेस की तो टैक्स बेस आ गया। तो टेम्परेरी डिफरेंसेस क्या है कि जब हम कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करेंगे टैक्स बेस के साथ, जब इन दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाएगा तो दिस विल गिव राइज टू टेम्परेरी डिफरेंसेस। अच्छा, इन टेम्परेरी डिफरेंसेस के अंदर फिर दो हैं, अभी आगे जाके भी हम इसको देखेंगे, यहां पर भी मैं लिख देता हूं। एक आपके पास है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और एक आपके पास है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये सिंपल इस तरह होता है कि अगर कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग वैल्यू, वो टैक्स बेस से ज्यादा है तो ये आपके पास अराइज होता है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर टैक्स बेस जो है वो कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो आपके पास अराइज होता है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। सिंपली ये याद रखना है कि अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा है तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, और अगर टैक्स बेस ज्यादा है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। जैसा अभी आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे दो चीजों को आपस में कंपेयर किया था, 20,000 और 50,000। हमने जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस निकाला था 20,000, टैक्स वाले कह रहे थे 150। अब उसकी वजह से कैरिंग वैल्यू हमारी कितनी आई 180, उनकी टैक्स बेस कितनी आई 150। तो अब 180 क्या है कैरिंग अमाउंट और 150 क्या है टैक्स बेस। अब यहाँ पे 180 इज मोर देन 150, तो इसकी वजह से टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज हुआ था, तभी तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आई थी। और प्रोविजन के केस में ऑपोजिट हुआ था, प्रोविजन को हमने ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड किया हुआ है, नेगेटिव में फिगर है, टैक्स वाले उसको मानते नहीं है, उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो जीरो इज मोर देन नेगेटिव, तो वहां पे आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ गया। खैर इसकी आगे अभी काफी एग्जांपल्स आ रही हैं, तो याद रखें ये दो टाइप्स के डिफरेंसेस हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। परमानेंट की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, टेम्परेरी की एडजस्टमेंट्स करते हैं हम। टेम्परेरी डिफरेंस वो है जो कि हम भी रिकॉर्ड करते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटी भी रिकॉर्ड करती है, सिर्फ फर्क आता है टाइमिंग का। और टेम्परेरी डिफरेंसेस में दो डिफरेंसेस हैं, एक है टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जब कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से ज्यादा हो,
और एक है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, यानी जब टैक्स बेस जो है वो कैरिंग वैल्यू से ज्यादा हो। इसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दे दी परमानेंट डिफरेंसेस की। इसको सिंपली आपने रीड आउट कर लेना है जबकि इसकी कोई अकाउंटिंग हम परफॉर्म नहीं कर रहे। अब है रीजंस फॉर रिकॉग्नाइजिंग डिफर्ड टैक्स। ये तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर आज हम टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से कम टैक्स पे कर रहे हैं जबकि करना तो पूरा था, तो आज जो कम टैक्स पे किया जा रहा है तो फिर इस कॉन्सिक्वेंस को हम डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर आज हम टैक्सेशन अथॉरिटी की बताई हुई एडजस्टमेंट की वजह से ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं लेकिन कल को जाके वो एडजस्टमेंट हो जाएगी तो आज उस टैक्स कॉन्सिक्वेंस को टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। So the accruals concept requires its recognition. The deferred tax is a liability or asset which will eventually be settled क्योंकि ये टेम्परेरी है। आज नहीं तो कल टैक्सेशन अथॉरिटी के साथ हमारा ये डिफरेंस सेटल हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो हम या तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेते हैं या डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड ना करें तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मिसलीडिंग हो जाएंगी कि हम अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड ना करें तो हमने लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया हुआ है। अगर हम डिफर्ड टैक्स एसेट रिकॉर्ड ना करें तो हमने डिफर्ड टैक्स एसेट को अंडरस्टेट किया हुआ है। इसलिए ये याद रखें, ये जरूरी है कि हम जो है वो सिंपली डिफर्ड टैक्स को रिकॉर्ड करें। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है कि अगर तो कैरिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम इज मोर देन इट्स टैक्स बेस, तो मैंने आपसे कहा था टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आता है। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस को जब टैक्स परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाती है सिंपली। जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि कैरिंग वैल्यू थी आपकी 180,000 विच इज मोर देन द टैक्स बेस, वो 150,000 है। तो कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का डिफरेंस कितना आ गया, 30,000। ये 30,000 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है। इसको टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। इसी तरीके से जब मैंने आपसे कहा कि हमने प्रोविजन रिकॉर्ड की हुई है तो हमने उसको सिंपली क्या किया, 50,000 की ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड की हुई है। टैक्सेशन अथॉरिटी जो है वो नहीं मानती प्रोविजन को जब तक वो पे ना हो, तो उन्होंने कोई फिगर रिकॉर्ड नहीं की हुई, जीरो। तो जीरो इज मोर देन नेगेटिव, तो इसकी वजह से आपके पास डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस राइज होगा, वो है 50,000 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ तो आपके पास डिफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगा। So याद रखें कि when the carrying value is more than tax base, so this will give rise to taxable temporary difference when it is being multiplied by the percentage, जो कि एग्जाम में आपको गिवन होगी, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, सिंपल। और अगर टैक्स बेस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा है तो दिस विल गिव राइज टू डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज के साथ तो डिफर्ड टैक्स एसेट आ जाता है।